का हाल थोड़ा सा नर्म दिख रहा है। 1:2 का रेशियो है इन फेवर ऑफ लूजिंग काउंटर्स। मेरी नज़र 2 मिनट पहले गई अमेरिकी फ्यूचर्स पर और डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है। इनफैक्ट 43 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है। नैस्डैक और एस&पी तो हल्की सी बढ़त की तरफ इशारा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वहां पर सितंबर की जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो भारतीय बाजारों में अकेले दम पर इतनी गिरावट क्यों आई? क्योंकि एशिया में भी वैसे एक बुरा सेशन नहीं था। हांगकांग और निकेई के मार्केट्स तेजी में थे। इनफैक्ट आज तो यूरोप भी तेजी दिखा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए प्रकाश दीवान। प्रकाश, ये अकेले अकेले इतनी धुलाई क्यों हो रही है हमारी? देखिए, एफआई से जब पैसा आया था अर्चिता, तब हम लोग बिना कोई फंडामेंटल्स के सपोर्ट के भी ऊपर जा रहे थे। लिक्विडिटी का भाव था। अब एफआई का पैसा जा रहा है तो थोड़ा सा असर पड़ेगा। और होता ये कि जब जब एफआई का पैसा जा रहा है और मार्केट में कुछ चीजें हल्की हो रही है, तो वो हेवी वेट्स में फोकस ज्यादा था उनका। तो रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इस टाइप की कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन होने की वजह से इनमें मार्क ज्यादा पड़ रहा है और ये इंडेक्स के बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो आपको उस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो कोई इतना खराब है नहीं। मतलब कहीं 800-900 शेयर आपके ऊपर है और 1600-1700 नीचे है, तो ये तो अक्सर होते रहता है। तो हमने ऐसा ये 8:16 वाला जो फॉर्मूला है, ये तो बहुत बार हुआ है मार्केट में, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। लेकिन एफआई के पैसे बहुत जल्दी निकलने की जिस रफ्तार से निकल रहे हैं, और सामने डीआई इसको पता है कि ये निकलने ही वाले हैं, तो आज निकल ले लेंगे। बाइंग की जल्दबाजी ना करके इन्वेस्टर भी स्मार्ट हो गए और होने भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास घबराहट वाला माहौल है। अच्छा, थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होने की जरूरत थी, जगह थी, मौका मिल गया, बहाना मिल गया। बहाना जरूर मिल गया है, लेकिन कहां पर आपको लग रहा है थोड़ी सी करेक्शन डीप हो सकती है? मैं इंडेक्स के लिहाज से नहीं पूछ रही हूँ प्रकाश, मैं स्टॉक स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ। कहां पर आपको लग रहा था कि लोगों को या फिर इवन हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को बस बहाना चाहिए प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि जब तक ये पुश नहीं आता वो नहीं करते हैं? नहीं नहीं, वो तो रहता ही ऐसा। देखिए, एज लॉन्ग एज मनी फ्लो इंटैक्ट रहता है और अर्निंग्स ठीक आते हैं, तो एक्चुअली हम एक चीज को याद रखें कि हफ्ते बाद हम लोग, आठ कुछ दिनों बाद हम लोग एक्चुअली अर्निंग्स पे फोकस शुरू कर देंगे करना। और जैसे ही अर्निंग्स का खुलासा होने लगेगा तो आपको ख्याल आने लगेगा कि एफआई सॉरी बीएफएसआई में इंप्रूवमेंट है कि कैप गुड्स में है कि केमिकल्स में है। तो जो जिस भी सेक्टर में आपको अर्निंग्स का इंप्रूवमेंट दिखता है और डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता, मुझे लगता है वहां पे आपको बाइंग आएगी। लेकिन माहौल इस टाइम का ऐसे था कि क्वार्टरली अर्निंग्स जो सितंबर की आनी है उसमें डिसअपॉइंटमेंट शायद ज्यादा हो और एनकरेजमेंट कम हो। सो उस लिहाज से मार्केट में करेक्शन की फंडामेंटल कारण की वजह से थोड़ी सी जगह हो जाएगी। एंड हो सकता है यहाँ से कुछ और भी हम लोग गिरावट देख सके, और दैट कैन बी ब्रॉड बेस्ड। मतलब वो सिर्फ सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स की गिरावट ना हो, वो हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप में और गहरा, थोड़ी सी गहरी हो जाए। ऑलरेडी 25-30% तो गिर चुके हैं, लेकिन और भी 15-20% की गुंजाइश बन जाएगी। जी हाँ, इस बीच आप निफ्टी बैंक लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे 51,384। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। और मैं निफ्टी बैंक से ये डिस्कशन इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज से 3 रोज़ पहले एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास था और इस 4 रोज़ की सेलिंग ने एचडीएफसी बैंक को फिर धरातल पे ला के रख दिया है। अच्छा, ये जो एफआईएस की सेलिंग है, नो डाउट अबाउट दैट कि ये बैंकिंग को टारगेट कर रही है सबसे पहले, और बैंक निफ्टी ने पूरी सितंबर में डोमिनेट किया था, स्ट्रॉन्ग स्विंग दिए थे वर्सेस निफ्टी। अगर ये स्पेस थोड़ा सा और खाली होता है, आपकी शॉपिंग लिस्ट में, आपकी बाइंग लिस्ट में सबसे पहले प्रेफर्ड बैंक्स कौन से होंगे? और एक और चीज़, एचडीएफसी बैंक का क्वार्टरली अपडेट आपको लगा कैसा? तो मेरे जवाब में आपके दोनों सवाल कवर हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक का जो अपडेट है वीरू, बहुत ही इंकरेजिंग है। मतलब काफी क्वार्टर्स के बाद हमने इस टाइप का एक डिपॉजिट ग्रोथ आते हुए वापस देखा है। तो जो बैंक ने कशमकश की, जो मेहनत की पिछले 6-8 महीने में, उसका असर अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आज एफआई की एग्जिट होने की वजह से बाइंग नहीं आ रही है, इसलिए अदरवाइज एचडीएफसी बैंक इज वेरी गुड टू बाय एट दीज लेवल्स। यहाँ से आपको, आप सोचिए, अगर 1800-1900 के लक्ष्य जल्दी हासिल होने की भी उम्मीद जो सही है, जो रियलिस्टिक है, करेंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 15%। तो यहाँ से 15-20% की तो गुंजाइश ये है। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी एक फ्लोर सेट हो गया है। यहाँ से नीचे अगर आप बोले फंडामेंटल्स की वजह से
HDFC बैंक गिर सकता है, हाँ तो जो 4-5% गिर सकता है, लेकिन अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू बाय। और बहुत लोगों के पास HDFC बैंक अभी भी नहीं है, वो टाइम करेक्शन के दौर में काफी लोग निकल चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगर जिनको वापस अपने पोर्टफोलियो में इसका समावेश करना है तो ये बहुत बढ़िया लेवल्स आपको मिल रहे हैं, माहौल अच्छा मिल रहा है। ऑन द अदर पेकिंग ऑर्डर, अगर बैंक्स में आप बात करें, गिरावट सब में आनी है। एनबीएफसीज में अगर आपका एक्सपोजर नहीं है तो आप डेफिनेटली ये लेवल पे बजाज फाइनेंस को भी ऐड कर सकता है। नो, मैं बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मतलब एडवोकेट नहीं करता कि बजाज फाइनेंस ले, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत मेरे को बहुत हाई लगते थे हमेशा, लेकिन अभी वैल्यूएशन में टाइम करेक्शन की वजह से एक ये गिरावट में जो जो हाल हुआ है, अर्निंग्स कैचअप है, ठीक है, AUM ग्रोथ थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अर्निंग्स कैचअप आएगा और वैल्यूएशन आपके स्ट्रेच नहीं होंगे, तो एक बहुत बढ़िया एक वो भी आप नहीं होता। बट HDFC बैंक विद दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ, जो आप कब से मांग रहे थे कि भाई मिल नहीं रही, डिपॉजिट लोन बुक नहीं बढ़ रही और सब कुछ बढ़ने लगा, सो आई थिंक फेवरेबल है मार्केट, बट वो हिम्मत चाहिए होती है। ऐसे दिनों में शॉपिंग करना, बाइंग करना थोड़ा सा लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल साबित होता है, बट जैसे जैसे आप सीजन होते जाएंगे ये कॉन्फिडेंस भी आपको आते जाएगा। मैं, क्योंकि आप बजाज फाइनेंस मेंशन कर रहे थे, मैं बजाज हाउसिंग पर आपकी राय लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे याद है एक तो IPO में बहुत कम लोगों के हाथ लगा, फिर एक्साइटमेंट था, 150 पर लिस्ट हुआ तो अच्छा खासा पैसा बना, 180 पर सबने कहा अब नहीं लेंगे, आज फिर से 150 पर है, तो अपनी लिस्टिंग प्राइस पर आ चुका है। क्या इन लेवल्स पर लेंगे या फिर आगे कुछ और नीचे मिलेगा? HSBC ने कुछ ही देर पहले अपनी रिपोर्ट प्रिंट की है जो 110 का टारगेट दे रही है। एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मौका है या नहीं इस तरह की गिरावट में स्टॉक को कुछ खरीदना शुरू करें? क्योंकि है, देखिए, अगर आपको IPO के टाइम इतना पसंद था कि आपने इतनी बड़ी तादाद में इसको अप्लाई किया, आपने ऐसे सारे कलेक्टिवली रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो किया, तो एज ए कम्युनिटी अगर हमको अच्छा लग रहा है तो आज ये भाव जब मिल रहा है तो क्यों नहीं। अब होता ये है कि हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि अगर हमने आज लिया है तो ये हर दूसरे दिन ये भाव थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए और ये सालों तक प्रक्रिया चलती रहे, ऐसा होता नहीं है। मार्केट में दौर आते हैं, अर्षदा आप जानती, इतने सालों से आप मार्केट समझ के वो कर रहे हैं काम इसमें कि कंसोलिडेशन होगा, करेक्शन आएंगे, फिर अप्रिसिएशन होगा, तो ये फेजेस सिक्लिकली आते रहेंगे, एक के बाद एक आते रहेंगे, और जो हम चाहे वैसी सीक्वेंस में नहीं आता ये सब चीजें। लेकिन आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक रिप्रेजेंटेशन है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस का हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में। वैल्यूएशन के तौर पे बाकी से एक्सपेंसिव है क्योंकि क्वालिटी ऑफ नंबर्स अच्छे हैं। आप ये देखिए, जो बाकी के हाउसिंग फाइनेंस के जो बिजनेसेस भी बड़े थे, जो बजाज का IPO आया, जैसे PNB हाउसिंग फाइनेंस लीजिए, सबसे ज्यादा वहां पे एक आपको चाल अच्छी दिखी थी, वो आज भी 1000 रुपए के आसपास है। तो ये नहीं है कि गिरावट हर एक चीज में आ गई, अच्छी चीजों में गिरावट नहीं है और नहीं आएगी। द पॉइंट इज कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप 5 साल 7 साल की व्यू से ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि ये फट से वापस मेरे को हफ्ते 10 दिन में पैसा बना के दे के जाएगा, वो मेरे मतलब मैं नहीं वो उस टाइप के फ्यूचर में झांक पाता। लेकिन फंडामेंटली अच्छी चीज है, इसलिए पोर्टफोलियो में होनी चाहिए एलोकेशन वाइज। वो मैं जरूर सहमत हूँ इस बात से कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज डेफिनेटली समथिंग यू कैन बाय एट लोअर लेवल्स। पर खरीदा जा सकता है, आज 150 है, देखते हैं आगे ज़्यादा कंफर्ट कहाँ पर मिलता है निवेशकों को इसे खरीदने में। इस मार्केट में क्योंकि थोड़ा सा शेकअप देखने को मिल रहा है, जैसे आपने मेंशन भी किया, इतनी तेज़ी आ गई थी तो जायज़ है कि मार्केट ऊपरी लेवल से कुछ करेक्ट होगा। नॉर्मली जब भी मार्केट थोड़ा सा हल्का होने लगता है, मैं करेक्शन नहीं कहूँगी, हल्का होने लगता है, तो लोग थोड़ा बहुत सेफ्टी भी ढूंढते हैं। लेकिन फार्मा में भी बिकवाली आ रही है, FMCG स्टॉक्स की भी धुलाई हो रही है, तो कुछ सेफ्टी की तलाश होनी चाहिए या फिर जैसे ड्रिफ्ट हो रहा है होने दे, गो विद द फ्लो, और जब मार्केट थोड़ा सा काम हो जाए इस पूरे स्टॉर्म के बाद तब फिर सेफ्टी और पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात की जाए। प्रकाश, करना क्या है इतने एक्शन के बीच? कल और आज में शांत बैठे या कोई ट्रेड लेना जरूरी है? नहीं, मैं तो शांत बैठने के फेवर में हमेशा ही रहता हूँ कि साल में जो एक्टिविटी करनी है वो तो कुछ दिनों में ही करनी है, बाकी तो आप अपना अभ्यास करते रहे, अपना समझते रहे, मार्केट देखते रहे, बट होता नहीं है, ये होना बड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि करेक्शन के बाद जो फोमो आता है, लक्षिता, कि करेक्शन, जैसे 2 दिन हमने करेक्शन देखा और मान लीजिए थोड़ा बहुत कोई टेक्निकल कारण की वजह से आज आज मार्केट आपको करेक्ट होते हुए इसलिए नहीं, मतलब ऊपर की साइड नहीं दिखेगी क्योंकि वीकेंड पे क्या होगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके ये थोड़ा कहना मुश्किल है।
लेकिन ये जो एफआईज का पैसा चाइना जा रहा है, ये कोई वैसा तो है नहीं कि कंटिन्यूसली जाता रहेगा। और ये क्या कि आप सारा ही पैसा इंडिया से निकाल के चाइना डाल रहे हैं, आप नया पैसा भी तो चाइना लगा सकते हैं। तो ये तो अटकलें हैं, एक बहाना, जैसे मैंने कहा मार्केट ढूंढ रहा था। मैं फिलहाल तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपने चुनिंदा स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, निफ्टी पे ना कीजिए। ये तो निफ्टी आज गिरी है और नीचे वाले स्टॉक्स ज्यादा गिरे नहीं है, कल को उल्टा हो सकता है कि निफ्टी वहां की वहां रहे और आपके स्टॉक्स गिरते रहे। सो आप अपने स्टॉक्स की सूची बनाए, उसको फोकस करें, वैल्यूएशन कौन से फेयर लगते हैं, जैसे ही वो वैल्यूएशन के नजदीक आता है, वो वैल्यूएशन आए ना आए, और वो टारगेट नीचे करते ना जाइए। होता क्या है कि हम सोचते हैं 150 पे लेंगे, जब 150 आ जाता है बोलते हैं आप 125 पे लेंगे, फिर 100 पे लेंगे, तो आप ले ही नहीं पाते हो। सो आई थिंक यू शुड कीप फेयर वैल्यूज, और उस पे एलोकेशन अपना जो है वो कन्विंस होके, बिना कोई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट क्या करने की कोशिश कराए, लेकिन मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है वो कन्विक्शन लाने में कि कौन सा लेवल सही है। उसके लिए अपने एडवाइजर से बैठे, सलाह मशवरा करें, समझे, सीएनबीसी आवाज देखे, सवाल उठाएं, जवाब ले, वो सब करने के बाद आप ले सकते हैं। बट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय इन दीज करेक्शंस, क्योंकि 2 महीने 1.5-2 महीने करेक्शन अगर चलता है तो ये कोई लंबा समय तो है नहीं। अगले साल जनवरी में जैसे ही आप आएंगे, एक अलग दौर हो सकता है शुरू हो जाए, और सरकार ने जो काम किया है उसका कहीं ना कहीं तो रिजल्ट दिखेगा आपको, आज नहीं तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद। तो अच्छे स्टॉक्स लीजिए, बट बी फोकस कि क्या लेना है। मार्केट गिरा है इसलिए नहीं लेना, हमारे स्टॉक्स की वैल्यू सही आ गई है इसलिए लेना। अच्छा प्रकाश सर, ये EBFRL और ट्रेंड में हल्की सी सॉफ्टनेस आई है। EBFRL वहीं का वहीं है आपकी शॉपिंग लिस्ट में। अगर EBFRL या फिर ट्रेंड थोड़ा कूलिंग ऑफ के बाद, स्पेशली ट्रेंड 6500, 6000, 6800 की रेंज में मिले तो ग्रैब करना चाहिए क्या? वीरू देखिए, ऐसा है कि ट्रेंड से तो मैंने पर्सनली, मेरे पास एक्सपोजर था, बट मैं तो एग्जिट कर चुका हूँ। डिस्क्लोजर इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे ये वैल्यूएशन कतई जस्टिफाइड नहीं लगे थे, कि इतने स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन जो है, इस टाइप के वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को इतनी बड़े पैमाने में ग्रो होना पड़ेगा आगे चल के, ये मुश्किल हो जाता है। ABFRL में हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ग्रोथ अभी आनी बाकी है और ये होगा, लेकिन ये जो फेस्टिव सीजन की डिमांड आएगी और ये इंक्रीज होगा, ये जो है, इसकी जगह आप अभी जो मार्केट है उसमें ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करिए जहां पे आप ऑलरेडी ग्रोथ देख रहे हैं, ये शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की चीजों में ये आपको दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में फेस्टिव सीजन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सरकार ने जो चीजें ऐलान, जिन चीजों का किया है, चाहे वो PLI को लेके हो, चाहे वो कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट लेके हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, इवैक्यूएशन, ग्रिड बनाने में जो पैसे लग रहे हैं, वो सब चीजों में करिए। जिसमें थोड़ा भी डाउट है कि ये होगा नहीं होगा, ये सब चीजों को लगाने का मतलब नहीं है। सो आई फील पावर विल कंटिन्यू टू डू वेल इन इंडिया, माइनिंग स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल इन इंडिया। जो EMS, मतलब ये जो आपके व्हाट यू कॉल वाटर सप्लाई, सीवरेज सॉल्यूशन वाले जो हैं, जो पानी के लेके, सैनिटेशन को लेके जो है, ये सब हिंदुस्तान में बहुत जगह है करने की, और लिस्टेड स्पेस में अब आपके पास विकल्प आ गए, पहले ये विकल्प नहीं हुआ करते थे। सो इनमें से अगर आप कुछ लेंगे तो आपके पास ग्रोथ एटलीस्ट कायम रहेगी। ग्रोथ की वजह से स्टॉक गिर गया, ना ग्रोथ ना आने की वजह से ये आपको गम नहीं होगा। सो बाय दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट रिटेल वाले स्टॉक्स में से अभी तो मैं, आप डीमार्ट के नंबर्स भी देख ही रहे, फाइनली कहीं ना कहीं डीमार्ट में आंच आनी शुरू हुई है, ब्लिंकिट और जेप्टो और इन सब के असर को लेकर। सो ये तो और जितने बढ़ेंगे हाइपर डिलीवरी वाले जो बिजनेसेस हैं, तो डीमार्ट को कहीं ना कहीं मार पड़ेगा, तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेच थे वो थोड़े से रैशनलाइज हो जाएंगे। सो रिटेल से थोड़ा सा सावचेत रहे। आई एम नॉट सेइंग कि खराब है, लेकिन बिजनेस में कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिटेल में थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह। देखते हैं और ये फेस्टिव सीजन कैसे ट्रांसलेट करेगा। अच्छा, मैं ऑटो कंपनियों में स्पेशली M&M पर आपकी राय लेना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा, स्पेशली जिस तरह की डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की आई और जिस तरह से कंपनी अपने SUV पोर्टफोलियो को एकदम बूस्ट कर रही है। ये 3000 के नीचे क्या लेने लायक बनेगा? क्या आपको पसंद आएगा तब ये, क्योंकि आई थिंक इसका 52 वीक हाई क्या 3222 के आसपास, 3220 के आसपास था। नो एब्सोल्युटली, अच्छा था, बहुत बढ़िया पिक चुना है आपने डिस्कशन के लिए। देखिए,
M&M इज अ क्लासिक स्टडी जहां पे पिछले ये गिरावट से पहले के दिन अगर आप हफ्ते पहले देखते हैं, एक महीने में सबसे अच्छा मूव निफ्टी के स्टॉक्स में यहाँ आया था। उसका कारण ये था कि हर चीज इसके लिए सही चल रही थी। एसयूवी लॉन्चेस एक्सेप्ट हो रहे थे, ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट में इंप्रूवमेंट दिख रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्च जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक बहुत बड़े पैमाने पे एक पॉजिटिविटी आ रही है कि एक नया एरिया खुल जाएगा इनका रेवेन्यू ग्रोथ का। आई थिंक इस कंपनी में बहुत सारी चीजें हो रही है जो कहीं ना कहीं जाके वैल्यू अनलॉकिंग की जगह बनाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप में पेशेंस है, और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समय सूची का आइडिया नहीं है कि ये 6 महीने में होगा, 12 महीने में होगा, 18 महीने में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो बिजनेसेस हैं उनको इंडिविजुअली अगर आप आकलन करें तो वो बहुत बड़े हो सकते हैं। आप फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस देखिए जो ट्रैक्टर्स का है, तो वो एस्कॉर्ट्स की बराबरी का है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसमें से बिजनेस निकाल के, जो नया बिजनेस है अभी तो शुरू होने वाला है, निकाल दें तो वो आपको हो सकता है कि कई इलेक्ट्रिक बिजनेस कंपनी व्हीकल के बिजनेस से बड़ा लगेगा। एंड द सेम इज विद द एसयूवी पैसेंजर साइड। सो बिजनेसेस बहुत है, लेकिन उनका थोड़ा सा वो वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया आने में समय लग सकता है, बट जगह बहुत है। आई बिलीव नीचे के लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेट करें विद 2 ईयर होराइजन। तो ये जो टाटा मोटर्स ने आपको 400 500 से 1000 की जो मूव दी थी, वैसी मूव इसमें भी आ सकती है फंडामेंटल कारण की वजह से, और कोई रीजन नहीं बता रहा, बट फंडामेंटली इट हैज दैट स्ट्रेंथ। तो बेशक करा जा सकता है। गिरावट इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स, बैड फॉर ट्रेडर्स जो फंसे हुए हैं, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं और बनना चाहते हैं तो गिरावट तो आप वेलकम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण लेवल पे अपनी राय रखी आपने। लेवल्स पे